अंग्रेजों की बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उन्होंने उसका बहुत इस्तेमाल किया। अगर हम देखें 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, और साथ ही साथ उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की, जिसमें मुस्लिम को उन्होंने अलग से इलेक्शन की व्यवस्था प्रदान कर दिया था, उस पॉलिसी को उन्होंने आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी लाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, यानी पहले ये काउंसिल एक्ट था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। यानी उन्होंने जो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रोविजन लाया था, फिर से उन्होंने ला दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने ये मान रखा था, वो कह रखे थे 1833 के चार्टर एक्ट में कि भारत पर उनका पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल है, लीगल राइट है, वो लुटेरे नहीं। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें हम देखेंगे जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या प्रोविजन लाए, क्या फिर से कंट्रोवर्सी हुई, इन सब चीजों को देखेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान के पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के जो है भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग सेक्शन को। हम देखेंगे अब आगे उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म लिए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के माध्यम से। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1919 में आया था, एक्चुअल में इसकी डिक्लेरेशन 2 साल पहले हो गई थी, यानी 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था कि वो भारतीयों को जो है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उन्होंने उसके माध्यम से कहा कि इसका एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है, गोल क्या बताया उन्होंने कि भारत में ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन किया जाएगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, आंसरेबल गवर्नमेंट की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक प्रोविजन लगा दिया था कि जो भारत में जो कुछ भी रिफॉर्म होगा वो क्या होगा, उस रिफॉर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भारत को एक स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जाएगी। भारत को उन्होंने क्या कहा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी इंडिया जो होगा वो ब्रिटिश एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट होगा, इससे भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया जाएगा। तो 1919 का हम देखते हैं एक्ट जो है 1919 का, ये बहुत ही ज्यादा जो है पक्षपातपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेशनरी है, और ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने साफ कह दिया था कि हम भारत को स्वतंत्र नहीं करेंगे, वो ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा भारत बना रहेगा। और जो इसी डिक्लेरेशन को जो है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन था? इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था 1919 के समय में। अब चेम्सफोर्ड कौन था? ये जो है उस समय भारत का वायसराय था। आगे देखें, इस एक्ट ने एक चीज को क्लेरिफाई किया। उन्होंने क्या कहा कि जो भारत में ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, उन्होंने कहा जो भारत में हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा देंगे, उसमें भी उन्होंने एक बात कहा कि हम कितना ज्यादा सुधार करेंगे। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट कब बनाएंगे, टाइम क्या होगा और मैनर क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। साफ साफ का स्टेटमेंट जो बड़ा ध्यान से देखने लायक है। द एक्ट 1919 clarified that there would be only a gradual development of self-governing institution in India, and that the British Parliament and not self-determination of the people of India would determine the time and manner of each step along the part of constitutional reform। यानी भारतीय जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के नाम पर वो उनके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर है ही नहीं कि भारतीयों को सेल्फ गवर्निंग पावर कब मिलेगी, भारत को स्वतंत्रता कब मिलेगी, या कोई भी राइट्स पावर उनको कब मिलेंगे। साफ साफ उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, टाइम और मैनर दोनों उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, भारतीयों के पास कोई पावर नहीं होगा। इंडियन पीपल आर कंप्लीटली डिवाइड फ्रॉम द एनी राइट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साथ साथ क्या कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये इनेक्ट होगा, ठीक, इनेक्ट तो उन्होंने 1919 में कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उसके जो डिक्लेरेशन हुई थी 1917 में, उसके बहुत सारे प्रोविजन को उन्होंने छोड़ दिया। यानी जैसा कहा था वैसा उन्होंने किया नहीं।
और जो एक्ट ये आया ये 1921 से जाकर के अप्लाई हुआ, यानी इफेक्ट में 1921 में आया, जबकि प्रोविजन बना था 1919 में और डिक्लेरेशन हुआ था 1917। हम देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें दिखता है कि पहले क्या होता था, सेंट्रल लेजिस्लेचर होता था, उसका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे पूरा कंट्रोल होता था। इस एक्ट ने क्या किया कि प्रोविंसियों को रिलैक्सेशन दिया, यानी सेंट्रल कंट्रोल जो थी उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, कम किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो लॉ बनाने की प्रक्रिया थी, जो लॉ बनाने की पावर थी, उसको भी डिमार्केट कर दिया, सेपरेट कर दिया। यानी अब जो सब्जेक्ट थे लॉ बनाने के, उसको उन्होंने दो भाग बना दिए, पहला सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जैसे इस प्रोविजन की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में ये प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में एग्जिस्ट करता है। जो भारत की शेड्यूल 7 है, 7वीं अनुसूची है, उसमें ये चीज है। प्रेजेंट टाइम में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें भी जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, सेंट्रल सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर केवल राज्य सरकार बना सकती है, और कॉन्करेंट पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों बना सकते हैं तो वहां पर क्लैशिंग होगी। जब क्लैशिंग से बचने का प्रोविजन ये किया गया है कि अगर कहीं भी राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और फिर उसी पर केंद्र सरकार भी कानून बना दे, तो जो केंद्र सरकार का कानून है वही मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है अपने विधानसभा में या विधान परिषद के माध्यम से, और उसे राज्यपाल जो है स्वयं साइन न करें और राष्ट्रपति महोदय के लिए रिजर्व कर दें, यानी राष्ट्रपति महोदय को भेज दें, और राष्ट्रपति महोदय अगर उस बिल पर साइन कर देते हैं और वह एक्ट बन जाता है, और फिर उसी सब्जेक्ट पर फिर से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना दे, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वो ओवरराइड नहीं करेगा, और उस स्थिति में जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसे मान्य किया जाएगा। यानी अगर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल जाए राज्य द्वारा बनाए गए कानून पर, तो वो सेंटर के कानून पर ओवरराइड कर सकता है। ये कंडीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में है। तो यानी हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में है। साथ ही साथ उन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, उसके जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट सेंट्रल के पास होगा और पार्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोविंस के पास होगा। तो उन्होंने कहा कि अपने अपने सब्जेक्ट पर दोनों को लॉ बनाने की पूरी परमिशन है। यानी सेंट्रल अपने लिस्ट पर लॉ बनाएगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लिस्ट पर यानी अपने सब्जेक्ट पर लॉ बनाएंगे। ये उन दोनों को कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ही दिया गया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास है, क्योंकि सेंटर के पास तो ऑलरेडी था। अगर देखें कंट्रोवर्सी की, तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसने 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के कंट्रोवर्सी को रिपीट किया। उस समय क्या कंट्रोवर्सी आई थी, तो हमने देखा था 1909 में मुस्लिम के लिए अलग से इलेक्शन की व्यवस्था की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था 1909 में की गई थी। उस प्रक्रिया को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी कंटिन्यू रखा गया। साथ ही साथ को इसको एक्सटेंड भी किया। एक्सटेंड का मतलब यहाँ पर कि मुस्लिम के पास वो पावर ऑलरेडी था और वो प्रेजेंट टाइम में भी एग्जिस्ट करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कुछ अन्य 4 और कम्युनिटी को भी ये पावर दे दिया। वो कौन कौन थे, तो सिखों को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को दिया गया और यूरोपियंस को दिया गया। यानी हम यूं देखें तो भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन, ये 3 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई इलेक्शन के लिए पर्टिकुलर लॉ नहीं था। जबकि सिख के लिए लॉ मिल गए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए मिल गए, यूरोपियंस के लिए मिल गए, एंग्लो इंडियंस के लिए मिल गए, और मुस्लिम के पास 1909 से ही था। तो ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और साथ ही साथ जो है बांटो और राज करो की पॉलिसी पर डिपेंड लॉ था। इस लॉ में उन्होंने आगे और भी एक्सटेंड किया। 1935 का जो एक्ट हम देखेंगे तो उन्होंने उस टाइम भी इसमें और एक्सटेंशन ही किया था, यानी उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन को और ज़्यादा बढ़ाया ही था। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर था।
आगे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसने पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल के बजट को भी अलग कर दिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रोविंसों को पावर मिल रहा है, वो अलग सब्जेक्ट बना दिए गए, उस सब्जेक्ट पर उनको अलग अलग लिस्ट दे दी गई, उनको अलग अलग लॉ बनाने की पावर दे दी गई। साथ साथ लॉ ही बनाने की नहीं पावर मिली, अब उनको अपना बजट भी बनाने की पावर मिल गई। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया गया। यानी 1919 से पहले सेंटर ही केवल बजट बनाता था, राज्य सरकार प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास किसी भी तरह का बजट बनाने की पावर नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही जो है बजट बनाती थी, और उसी बजट वो बजट जो बनाती थी वो अपने लिए भी बनाती थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी बनाती थी। लेकिन 1909 से इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया और राज्य सरकार को एक पूरी पावर दी गई कि वो अपना बजट स्वयं बनाए। साथ ही साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उन्हें ऑथोराइज किया गया कि अपने बजट के सारे प्रक्रियाओं को इनेक्ट करें, उसके लिए कानून बनाएं, फिर बजट की प्रक्रिया को वो शुरू करें। साथ ही साथ हम देखते हैं 1919 का जो एक्ट है, हमने एक वीडियो बनाया है, एक नहीं एक्चुअली 4 वीडियो। मतलब टॉपिक एक है इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, भारत में सिविल सर्विस का उद्भव और विकास। इस पर 4 वीडियो हमने बनाया है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि जो भारत में सिविल सर्विस का उद्भव और विकास कैसे हुआ। उस चरण में हम देखेंगे कि 1926 में भारत में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो जाती है। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम पर उसकी स्थापना होती है, यानी जो 1926 में बना तब उसका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन था। बाद में उसको सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया और 1935 के एक्ट के माध्यम से उसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया था। लेकिन ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, इसके प्रोविजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया था। इसका बहुत ही पूरे ब्रॉड स्केल पर हमने डिस्कस किया है एक वीडियो में, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। उसे आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक को जो है पब्लिश कर देंगे। तो हम देखते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, जो रिकमेंडेशन ये था और उसका सेटअप 1926 में। लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं कि इस एक्ट उसकी प्रोविजन की बात तो हो जाती है, लेकिन एक्चुअली में कोई काम होता नहीं ग्राउंड लेवल पर। इसलिए सरकार जो है फिर से एक कमीशन बनाती है जिसका नाम था ली कमीशन, और 1923 में ली कमीशन बनी, जिसका काम यह था कि भारत में सिविल सर्विस के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन जब बनाया जाए, उसको प्रक्रिया क्या हो, उसका स्ट्रक्चर क्या हो, उसके बारे में रिकमेंडेशन, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन देना था। तो ली कमीशन 1923 में बनाई गई और 1924 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, रिपोर्ट को सबमिट किया, और इन्हीं ली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में सेटअप किए गए थे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी का अपना क्या इतिहास है, वह इतिहास भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जुड़ा हुआ है। आगे हम इसके फीचर की बात करें, एक फीचर यहाँ पर है जो था, हम यहाँ देखते हैं तो इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या था, सेंट्रलाइज और यूनिटरी है। यानी उन्होंने, हम देखते हैं कि राज्यों को उन्होंने पावर तो दे दिया, बजट बनाने की पावर दे दिया, साथ ही साथ हम देखते हैं कि उनके ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया, कि सेंट्रल कंट्रोल हटा दिया राज्यों पर। लेकिन उन सब के बावजूद वो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था गवर्नमेंट का, वो सेंट्रलाइज और यूनिटरी ही था। यानी राज्यों को जो पावर दिए गए थे, एक्चुअल में उतना पावर दिया नहीं गया था जितना ऑन पेपर था। यानी पूरी गवर्नमेंट की जो सिस्टम थी वो सेंट्रलाइज और यूनिटरी सिस्टम ही थी। आगे हम इसके फीचर को देखें तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, तो 2 कैटेगरी बना दिया उन्होंने, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होता था, एक्चुअल में जो राज्य स्तर होते थे, प्रोविंस होते थे, उसमें एक गवर्नर होता था और साथ ही साथ उसकी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो जो कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मिनिस्टर होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हम भारत के राज्यों की व्यवस्था देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री होता है, गवर्नर होता है, स्पीकर होता है, मंत्री होते हैं, वो व्यवस्था एक्चुअल में वहां शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर के जो है साथ मिल करके, यानी कोई लॉ जब मिनिस्टर बनाते हैं और उस पर साइन गवर्नर का हो जाएगा, तो
जो ये पावर दिया गया था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट वे है जिस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है लॉ बनाएगी और गवर्नर को असेंट के लिए भेजेगा। अगर गवर्नर का असेंट मिल जाता है, मंजूरी मिल जाती है, तो लॉ बन जाएगा। यानी इसमें हम देखते हैं कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से काम करना था। दूसरा सब्जेक्ट जो था वो था रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जस्ट उल्टा था, यानी यहाँ पर गवर्नर और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे और दूसरा क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये इसमें क्या होता था, गवर्नर होता था और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता था। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर के लॉ बनाते थे और उसके प्रति वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती थी। यानी जो लॉ बनता था उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता था। तो दो भाग में उन्होंने आगे इस तरह से बांट दिया। आगे हम देखते हैं कि जो डुअल स्कीम लाए गए, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, इसी स्कीम के वजह से इसे डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस कहा गया, क्योंकि अब लॉ बनाने की प्रक्रिया हम देखते हैं, दो लोग देख रहे हैं। जैसे 1757 की क्रांति जब हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ, तो ब्रिटिश ने क्या किया, बंगाल में नवाब की नियुक्ति तो कर दिया मीर जाफर की, लेकिन किया क्या, दीवानी राइट अपने पास रख लिया। दीवानी राइट का मतलब था टैक्स कलेक्शन का, तो टैक्स वो कलेक्ट करते थे और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन नवाब देखता था। तो वही हालत यहाँ बना दी गई। अब दो लोग एक साथ शासन कर रहे हैं, एक गवर्नर खुद शासन कर रहा है और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शासन कर रही है। गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से काम कर रहा है। दो लोग नियम बना रहे हैं। इस सिस्टम को डायरकी कहा गया। डायरकी जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डबल रूल। तो यहाँ पर डबल रूल चलने लगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूल कर रही है और दूसरा गवर्नर स्वयं कर रहा है। तो जो डायरकी का सिस्टम था वो सिर्फ प्रोविंस में अप्लाई किया गया था, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर डायरकी का क्रिएशन नहीं किया गया था। ये प्रणाली इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बिल पास करेंगे उस पर भी गवर्नर का ही साइन होना चाहिए और गवर्नर स्वयं भी लॉ बना रहा है। तो यहाँ पर बड़ा कंट्रोवर्सी थी, इसलिए ये नियम ज्यादा चल नहीं पाया और ये बहुत ही अनसक्सेसफुल साबित हुआ और फेल हो गया। ये बहुत ही एक फेलियर सिस्टम साबित हुआ। आगे इसके नेक्स्ट फीचर में देखें तो उन्होंने क्या किया, स्टेट में डायरकी चलाए, लेकिन सेंट्रल में भी उन्होंने कुछ किया। जो सेंटर में था वहां पर उन्होंने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरलिज्म क्या है, द्विसदनीय है। जो प्रेजेंट टाइम में भारत की गवर्नेंस की प्रणाली है, तो केंद्र सरकार के स्तर पर देखें वहां पर एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। ये प्रक्रिया को 1919 में उन्होंने लाया था और ये केवल सेंटर के लेवल पर था। लेकिन एक बात यहाँ पर थी, वहां पर इलेक्शन डायरेक्ट होता था, यानी डायरेक्ट जनता वोट देती थी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, सभी एडल्ट फ्रेंचाइजी की परमिशन नहीं थी, यानी सभी जनता वोट नहीं देती थी, कुछ लिमिटेड लोग ही वोट देते थे। लेकिन हाँ, यहाँ वोट डायरेक्ट था। अब हम देखते हैं 1861 में जो है इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। 1892 में जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था उसे नॉमिनेशन कहा जाता था, इलेक्शन कहा नहीं जाता था। लेकिन 1919 में हम जाकर के देखते हैं कि इलेक्शन एक ब्रॉड स्केल पर आ गया और यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। यानी जो बाइकैमरलिज्म था उसमें सभी मेंबर की जो सिलेक्शन होता था वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता था। इस तरह हम देखते हैं कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको रिप्लेस कर दिया गया बाइकैमरलिज्म यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर से, तो जिसमें दो पार्ट होते थे। पहला अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेकंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सिस्टम हमारे देश में आज भी है और साथ ही साथ 6 राज्यों में भी ये सिस्टम मिलता है। यानी भारत सरकार की व्यवस्था को हम देखें, भारत में केंद्र सरकार में लोकसभा राज्यसभा है और 6 राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जो है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में जो है ये सिस्टम आज भी है, जहाँ द्विसदनीय है और अन्य राज्यों में एक सदन है। तो ये सिस्टम को आज भी हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में है। यानी इस एक्ट का
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर साफ साफ दिख रहा है। आगे देखें, जो है इसी सिस्टम में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन के प्रोविजन को अप्लाई किया गया था, और साथ ही साथ जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर नियुक्त होते थे, सिलेक्ट होते थे, उनकी मेजोरिटी जो होती थी वो डायरेक्ट इलेक्शन से होती थी। हम पहले क्या देखते थे कि 1909 की बात करें या 1892 की बात करें, तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसमें उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि किसी भी कीमत पर नॉन ऑफिशियल यानी इंडियन मेंबर की मेजोरिटी में संख्या ना हो सके। लेकिन 1919 तक हम देखते हैं प्रोविजन बदल गए। अब इनकी जो पहले नॉमिनेशन व्यवस्था से होती थी, अब जो है डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से मेजोरिटी ऑफ मेंबर सिलेक्ट किए जाते थे दोनों हाउस में, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस में। तो अपर हाउस क्या होता था, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, आज भी इसको काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा कहते हैं, और दूसरे को लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। इन प्रेजेंट टाइम में लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं। तो ये प्रोविजन हमारे वहीं से लिए गए हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया कि पहली बार इलेक्शन हुए, डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार हुए, और मेजोरिटी मेंबर को डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन ये जो परमिशन उन्होंने दिया, फ्रेंचाइज थी, वो लिमिटेड पीपल के में, यानी फ्रेंचाइज वर ग्रांटेड टू सम लिमिटेड पीपल ऑन फाउंडेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन, यानी कुछ लिमिटेड लोगों के पास जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, या जो बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे, या जो अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्हीं लोगों को के लिए पावर मिलता था। यानी सिंपली इस सामान्य वर्ग के लिए नहीं था, इलीट सेक्शन ही इलीट सेक्शन, एजुकेटेड सेक्शन, और जो टैक्स यानी अमीर वर्ग, बिजनेसमैन जो होते थे, उद्योगपति होते थे, उन्हीं के पास वोटिंग राइट होती थी, सबके पास नहीं होते थे। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो जो वायसराय का काउंसिल था उसमें 6 मेंबर होते थे। वायसराय का मतलब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें 6 मेंबर होते थे, जिसमें से उन्होंने कहा कि 6 मेंबर में 3 मेंबर की नियुक्ति हम जो है कहाँ से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 3 मेंबर की नियुक्ति होगी इंडियंस को लेकर के, यानी इंडियंस की नियुक्ति की जाएगी 3 मेंबर में। लेकिन उन्होंने शर्त रखा जो नियुक्ति होगी वो कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है वो इंडियंस को नहीं मिला। उन्होंने साफ कह दिया कि कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है वो इंडियंस को नहीं मिलेगा। इस तरह से हम देखते हैं 6 में से 5 पोस्ट में से 3 पोस्ट, यानी 6 में 1 पोस्ट कमांडर इन चीफ का फिक्स हो गया जो ब्रिटिश होगा, और 5 में से 3 पोस्ट इंडियन के लिए रिजर्व किए गए, उन्हें प्रदान किए गए। साथ हम देखते हैं उन्होंने एक नया पोस्ट क्रिएट किया हाई कमिश्नर का। हाई कमिश्नर की बात करें, ये एक्चुअल में राजदूत व्यवस्था है, जो हमारे देश के विदेशों में जाकर के रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो राजदूत कहलाते हैं। ये हाई कमिश्नर का कॉन्सेप्ट उन्होंने 1919 में इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये जो कॉन्सेप्ट था आज भी इसी तरीके से चलता है। यानी भारत में आज भी 2 तरीके के राजदूत होते हैं, एक डायरेक्ट जिन्हें राजदूत कहा जाता है, और एक जिन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो राजदूत की बात की जाए या एम्बेसडर की बात की जाए, तो जो लोग दुनिया के उन देशों में भारत का प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता है। जो लोग उस देशों में काम कर रहे हैं, भारत के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी नहीं बनाया था, वहां पर उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है। यानी वहाँ भारत को उन्हें राजदूत के तौर पर मान्यता मिलती है। जहाँ पर ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाया था, यानी जो देश ब्रिटिश के गुलाम थे, वहाँ पर जो राजदूत होते हैं उन्हें एक्चुअल में एम्बेसडर न कह के हाई कमिश्नर कहा जाता है। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि जो भारत का राजदूत, जैसे पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, श्रीलंका ब्रिटिश का गुलाम था, तो ब्रिटिश में जो भारतीय एम्बेसडर होगा, राजदूत होगा, एक्चुअल में उसको एम्बेसडर ना कह के हम हाई कमिश्नर कहेंगे। और अगर हम दुनिया के ऐसे किसी देश की बात करें, जैसे फ्रांस की हम बात करें, तो फ्रांस ब्रिटेन का गुलाम नहीं था, तो फ्रांस में जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव इंडियन फॉरेन सर्विस का मेंबर है, उसे हम राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं। तो उन्होंने हाई कमिश्नर की नियुक्ति उसी टाइम किया 1919 के एक्ट के माध्यम से, और वो लंदन में ही रहता था। उसका कार्यकाल 6 साल था, और उसका जो काम था एक्चुअल में जो भारत का बिजनेस होता था यूरोप के साथ, उसी इंडियन ट्रेड को
देखना था, उसका काम था। अगर हम बात करें इंडियन ट्रेड की, तो भारत का बिजनेस काफी अच्छी स्थिति में चल रहा था। वो तो अंग्रेज लूट के पैसा इन किन प्रकार ब्रिटेन में भेज देते थे, नहीं तो उस समय भारत का बिजनेस से काफी अच्छी कमाई होती थी और उसको वो किसी न किसी तरीके से लूट करके ब्रिटेन उठा ही ले जाते थे। तो जो हाई कमिश्नर था उसको कुछ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसके भी कुछ काम काज जो होते थे, जो फंक्शन होते थे, उसे हाई कमिश्नर को सौंप दिए गए थे। आगे हम देखें, चार्टर एक्ट 1793 हमने देखा था कि उन्होंने एक प्रोविजन लाया था कि जो कंपनी के ऑफिसर हैं, मेंबर हैं, स्टाफ हैं, या ऑफिस का जो खर्चा आता है, वो उन्होंने चार्टर एक्ट 1793 में कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं देगी, ब्रिटेन से नहीं आएगा। तो इंडियन रेवेन्यू जनरेट हो रही है भारत में, उसी से उनकी सैलरी दी जाएगी। 1919 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय जो हो गया, उसकी सैलरी भारतीय रेवेन्यू से जाती थी, इंडियन एक्सचेकर से, भारतीय राजकोष से ही जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या कहा, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी भारत सरकार से आती थी, अब वो ब्रिटिश सरकार खुद भरेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा अनडूइंग और अनजस्टिस प्रोसेस था, जो भारतीय खजाना को खाली करने का एक विकल्प था, उसका एक तरीका था। तो उसे इस एक्ट के माध्यम से सुधार किया गया। यानी हम देखते हैं कि जो भारतीय राजकोष है उस पर थोड़ा सा भार कम किया गया, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होते थे। साथ ही साथ हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंटमेंट करने की बात कही। स्टैट्यूटरी कमीशन के अपॉइंटमेंट जो बात की, उन्होंने कहा कि 10 ईयर बाद होगा, 10 साल के बाद होगा। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जो हम एक्ट बना रहे हैं, क्या वह एक्ट एक्चुअल में सही है कि नहीं। एक्चुअल में उन्होंने कहा था, शुरू में हमने देखा, उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब आंसरेबल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या आंसरेबल गवर्नमेंट है, क्या सच में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया? जो प्रोविजन इस एक्ट में लाए गए, क्या उस प्रोविजन को उन्होंने फॉलो कराया, फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो कितना % हुआ? और जो एक्ट का प्रोविजन फॉलो नहीं हो पाया, वह क्यों नहीं हो पाया? क्या उसकी कमियां थी और क्या वजह था? जो कुछ ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे वो फॉलो हो जाए? इन सबके एनालिसिस के लिए उन्होंने कहा 10 साल बाद 1929 में 1929 में उन्होंने कहा कि हम एक कमीशन बनाएंगे जिसका नाम स्टैट्यूटरी कमीशन होगा। लेकिन वो एक्चुअल में हम आगे देखेंगे 1927 में ही बन गया, और जिसका नाम स्टैट्यूटरी कमीशन था, लेकिन उसका जो पॉपुलर नेम हुआ वो साइमन कमीशन हुआ। तो हम साइमन कमीशन को अगले वीडियो में देखेंगे, और वो क्यों आया इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आगे हम देखें जो इंडियंस थे, ये तो एक्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इंडियंस को मिला क्या। जो इंडियन लीडर थे उनको मिला क्या, उन्होंने जो डिमांड किया उसमें डिमांड कितनी फुलफिल हुई, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम देखें इंडियन लीडर को पहली बार एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मिला, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का एक्सपीरियंस था वो एक्चुअली पहली बार मिला। इससे पहले केवल नाम का होता था। यानी हम अगर विस्तृत तौर पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1892 से 1919 तक इतने सालों में सिर्फ केवल कुछ ही बार मीटिंग हुई थी जिसमें वो लोग मीटिंग में शामिल हुए थे। बहुत ही कम संख्या थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, शायद वो 24 बार ही केवल मीटिंग हुई थी। और उसके मेंबर बिल्कुल वही काम करते थे जो वायसराय कहता था, यानी वो सिर्फ वायसराय के हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे होते थे। एक्चुअल में हम देखते हैं कि 1919 का जो एक्ट आया उसमें उन्हें इंडियन लीडर को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मिला कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करेंगे, हमारे हाथ में गवर्नेंस की पावर आएगी, तो हम कैसे एक्चुअल में गवर्नमेंट को चलाएंगे, इस प्रक्रिया को उन्होंने सीखा। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो डिमांड थी वो तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन इनको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मिलता है इस एक्ट के माध्यम से। आगे देखें जो 1919 का एक्ट है, इंडियन लेजिस्लेचर के तौर पर अगर बात करें हम, तो ये एक्चुअल में नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी थी और ये पावरलेस थी। नॉन सॉवरेन का मतलब
इनका एक्चुअल में देखा जाए तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था का मतलब यही है कि जो वायसराय की इच्छा होगी उसी के अकॉर्डिंग कानून बनेगा। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उन्हीं के अकॉर्डिंग लॉ बनेगा। अगर कोई लॉ बन जाता है, जो इंडियन लेजिस्लेचर बना देती है, सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाती है, चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना देती है, तो उससे जो है अप्रूवल लेना पड़ता था वायसराय से। अगर वायसराय अप्रूवल करेगा तभी जाके वो लॉ बनेगा। और अगर बाई चांस वायसराय अप्रूवल दे भी दे तो फिर उसके पास ओवरराइडिंग पावर होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था? क्या वो इंडियन पीपल के प्रति था? तो बिल्कुल नहीं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। यानी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर जवाब देना पड़ता था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्रिटिश क्राउन के प्रति है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी लॉ भारत में बनता है और ब्रिटिश क्राउन उससे सहमति नहीं है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उस पर रोक लगाएगी। उसके माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वीटो लगा देगा, और वीटो पावर का इस्तेमाल करते ही वह लॉ नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी वह द एंड हो जाएगा उस लॉ का। इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने जो कुछ भी किया, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस की शुरुआत तो कर दिया। उन्होंने बहुत सारे पावर दिए और उनका हमारे भारतीय संविधान पर डायरेक्ट जो है इफेक्ट पड़ा है, जिसको हमने देखा। तो ये था एक्चुअल में मेन पार्ट। और ये 1919 के एक्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो 1919 में एक्ट बना, 1921 से इफेक्ट में आ गया। ये 1946 तक इसी प्रोविजन से, इसी एक्ट के प्रोविजन से पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। यानी हम आगे देखते हैं कि 1935 में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन वो इफेक्ट में भी आ गया था 1937 में। लेकिन एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा था 1946 तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही चला है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही बड़े टाइम पीरियड तक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है हम देखेंगे साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड के बारे में। ये एक्चुअल में हिस्ट्री के पार्ट को हम नहीं देखेंगे, थोड़ा ही देखेंगे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है। ये एक्चुअली मैटर हिस्टोरिकल है, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या क्या है हम सिर्फ उतने पोर्शन को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कुछ अगर पूछना हो, जैसे किसी टॉपिक को जो हमने डिस्कस किया है उसमें कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।